सावित्री शहर रहने जा रहे हैं तो तू सारा गांव ही साथ में बांधकर ले जाएगी क्या? सरवन जी ने अपनी पत्नी सावित्री जी को सामान बांधते हुए देखा तो आश्चर्य से बोले, हाँ ले तो जाऊंगी। मेरे बेटे से पहली बार मिलने शहर जो जा रही हूँ, उसकी पसंद के ये लड्डू बनाए हैं और सूजी की मठरियाँ और आम का अचार। ये बेसन की नमकीन, वहाँ मसाले शुद्ध थोड़े ना मिलते होंगे। महीने 2 महीने के वो भी बांध लिए। 2 किलो बड़ियाँ और ये आलू के पापड़, साथ में गांव का देसी घी। बेटे बहू हैं, शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पता नहीं उन्हें शहर में कुछ मिलता भी होगा या नहीं। फिर अभी नई नई गृहस्थी बसी है। मुझे जो भी सामान समझ आया मैंने बांध लिया। अब आप ना रोकिए। मेरे बेटे और मेरे बीच में आने का आपका कोई हक नहीं है। मैं तो कितना रोई थी पर आपने मेरी सुनी ही नहीं। शहर पढ़ने भेज दिया। अब तो गौरव वहीं का होकर रह गया है, गांव भी नहीं आता। महीनों पहले ब्याह करके गया था, बहू को साथ ही ले गया। एक दिन भी मेरे पास ना छोड़ा। बेटी ना थी तो क्या मैं बहू से लाड़ नहीं लड़ाती? सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भावुक हो गई। सरवन जी ने संभाला और बैठाया। इतना दुखी क्यों होती है? मैं तो कब से उसे बुला रहा था, पर उस दिन वो पहली बार बोला कि आप ही रहने आ जाइए। उसे तो समय नहीं है, नौकरी भी तो करनी है। आजकल नौकरी घर परिवार रिश्ते और भावनाओं से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। काम भी तो उसी से चलता है। शहर के खर्चे भी तो बहुत होते हैं। अब तू सामान बांध ले, फिर ना कहना कि कुछ छूट गया है। और हाँ, वहाँ पहनने के लिए कुछ अच्छी साड़ियाँ भी रख लेना। बहू भी तो पढ़ी लिखी नौकरी वाली है, उसके सामने तू कुछ कम नहीं लगनी चाहिए। अरे बहू से कैसी होड़, वो तो मेरी बेटी जैसी है। कम या ज़्यादा क्या होता है? अब उसके जैसे तो सुंदर नहीं लग सकती ना। वो तो जाने क्या क्या पहनती है। और ये कहकर सावित्री जी हंसने लगती है। कितना छोटा था हमारा गौरव, और अब वह बहू भी लेकर आ गया। आपको याद है, शादी के इतने सालों बाद वो हुआ था। मैंने मंदिर जाकर कितनी प्रार्थनाएं की थी। पूजा पाठ टोना टोटका जो भी जिसने बोला था वो सब किया था। कितने इंतजार के बाद मेरी गोदहारी हुई थी, पर वो बड़ा कमज़ोर हुआ था। डॉक्टर ने भी कहा था अच्छे से देखभाल करनी होगी, बच्चा बड़ा ही कमज़ोर है। उसके रोज़ मालिश करती थी, सुबह शाम करती थी, ताकि हड्डियाँ मजबूत हो जाए और वो चलने लगे। कितनी मुश्किल से चलने लगा था और बोली भी नहीं आई थी। हर काम उसका देरी से हुआ था। ईश्वर ने एक ही संतान दी, पर उसे भी मुश्किल से पालना पड़ा। जब गौरव बड़ा हुआ तो पढ़ने में तेज निकला। कक्षा में पहले नंबर पर आता था। सब कहते गौरव बहुत बड़ा बनेगा, और आज बड़ा होकर बड़ी सी नौकरी करने लगा है। पत्नी भी अपनी पसंद की लाया है, पर देखा ना, बहू को हमारे पैर भी ना छुए। थोड़ी आजकल के ज़माने की है। मुझसे तो बात भी ज़्यादा ना हुई थी, बस हाँ में हाँ और ना में ना कर देती। हाँ, पर शादी के तीसरे दिन तो दोनों चले गए थे। नौकरी जो करनी थी, मन भर कर देखा भी नहीं। मैं तो काम में ही उलझी हुई थी। अब छोड़ो ना, क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। अब घर इतने दिनों बंद रहेगा तो उसे भी संभाल कर जाना है। तभी मोबाइल में घंटी बजती है। उसे सुनकर सावित्री जी खुश हो जाती है। सुनो जी, लगता है गौरव का फ़ोन है। वो लपक कर उठा लेती है। हाँ बेटा, कैसा है? तूने खाना खा लिया क्या? क्या माँ हर बार एक ही सवाल। मैं क्या कोई बच्चा हूँ जो आप मुझे खाने की पूछ रही हो? मेरी बाबूजी से बात करवाओ। बाबूजी, उस खेत का क्या हुआ? आपने सौदा किया या नहीं? अब शहर में मुझे अच्छी सोसाइटी में फ्लैट लेना है, तो जल्दी पैसा चाहिए। डाउन पेमेंट भी देना होगा। आप जल्दी से खेत का सौदा कीजिए। वैसे भी अब उसमें पहले की तरह फसल होती कहाँ है। और गुस्से में उसने फ़ोन रख दिया। गौरव क्या कह रहा था? सावित्री जी ने उन्हें झचकोरा तो वो संभल कर बोले, हाँ कह रहा था सारा सामान अच्छे से पैक कर लेना। सफ़र के बीच के लिए भी खाना रख लेना। ट्रेन में अच्छा खाना मिलता नहीं है। माँ बाहर का खाएगी तो उनका पेट खराब हो जाएगा।
सरपंच जी ने बहलाते हुए कहा, हाँ तो सही कह रहा था, मेरा बेटा है तो माँ की सेहत की चिंता तो होगी ही। अब भी मेरा गौरव मेरा कितना ध्यान रखता है। और वो काम में लग गई। सरपंच जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। जिंदगी भर खेतों में काम किया, खेतों की फसल को ही बेचकर घर चलाया था। खेतों में उनकी जान बसती थी और गौरव जिद कर रहा था कि जो भी खेत है उसे बेचकर पैसा वो उन्हें दे दे ताकि वो शहर में फ्लैट ले सके। पर गौरव ने कभी नहीं सोचा कि अगर खेत बेचकर सारे पैसे उसे दे दिए तो वो दोनों बुढ़ापे में खाएंगे क्या। अब वो खुद खेत में काम नहीं कर सकते हैं पर करवा तो सकते हैं, और अभी से बेटे बहू पर निर्भर होना उन्हें मंजूर भी नहीं था। अब वो अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते थे। खेत बेच देंगे तो घर कैसे चलेगा। भले ही गौरव कमाता हो पर उसने आज तक अपने माँ बाबूजी पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। शहर में रहने वाले मोटे खर्चा की दुहाई देकर दिल के कितने छोटे हो जाते हैं। अपने ही माता पिता पर खर्च करने से कतराते हैं, जिनकी वजह से आज वो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। जब सावित्री जी सो रही थी तो सरपंच जी ने खेत के और घर के कागजात निकाले और जल्दी सुबह ही अपने एक मित्र जो वकील थे उनके पास चले गए और सारी बात उन्हें बताई। वकील ने उन्हें सब कुछ समझाया, कुछ लिखा पढ़ी हुई और वो घर आ गए। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? संजय के घर चाय पीने गया था। तुझे तो पता है उससे मिले बिना मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। अब 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो घर खेत भी तो किसी को संभाल कर जाने पड़ेंगे। ऐसे कैसे सामान उठाया और चल दिए। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने रास्ते भर का खाना बांध लिया है। आपकी वजह से देर हो गई तो फिर माफ़ ना करूँगी। सावित्री जी बनावटी गुस्से में बोली। अरे वो तो ठीक है, पर बहू के सामने मुझे हुक्म मत देना, ना ही डांटना, वरना वो भी मेरी इज्जत ना करेगी। ऐसे कैसे ना करेगी? जो मेरे पति की इज्जत ना करेगी उससे मेरा भी कोई वास्ता ना होगा। चाहे वो मेरी बहू हो या बेटा, मेरे लिए तो आप ही पहले रहोगे। सावित्री जी ने कहा, देखो अपनी बात पर कायम रहना, समय आने पर पलट मत जाना। सरपंच जी ने गंभीर होते हुए कहा। उनके चेहरे के भाव पढ़कर सावित्री जी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके और गौरव के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, मैं तो मजाक कर रहा था। अब ऐसी स्थिति का कुछ पता नहीं, इस जमाने में कब किसके साथ क्या हो जाए। आपकी यही पहेलियां डरा देती है। कभी तो कहते हो मजाक कर रहा था, कभी गंभीर हो जाते हो। और सावित्री जी सामान बाहर रखने लगी। सरपंच जी हाथ से सामान लेते हुए बोले, बेटे से मिलने की बड़ी खुशी हो रही है। इतना वजन उठाओगी तो इस बुढ़ापे में हड्डियां बोलने लगेंगी। बूढ़े होंगे आप, मैं तो अभी भी जवान हूँ। मेरे बालों और रूप में कोई कमी नहीं आई है। और दोनों हंसने लगे। सभी पड़ोसियों को बताकर सबसे मिलकर दोनों गांव के स्टेशन से शहर की ट्रेन में चढ़ गए। लंबा सफ़र था। 20 घंटे की थकाने वाली यात्रा करके दोनों शहर के स्टेशन पर पहुंच गए। सावित्री जी की नज़रें बेटे को ढूंढ रही थी। गौरव लेने नहीं आया। मुझे तो लगा दोनों बेटे बहू स्टेशन पर मिलेंगे। आज तो रविवार है, उनका ऑफिस भी नहीं है। सामान एक तरफ रख कर सरपंच जी ने सावित्री जी को बैठाया, फिर अपने बेटे को फ़ोन लगाया। गौरव बेटा, क्या बाबूजी संडे है, चैन से सो भी नहीं सकता क्या? आपकी बहू भी देर रात तक काम करती है, आपने तो उसकी भी नींद खराब कर दी। आपको तो नींद इस उम्र में आती नहीं है, पर हमें तो आती है। कोई भी काम था तो देर से फ़ोन करते। और बाबूजी, आपने खेत बेचे या नहीं? मुझे घर लेना है। और इधर दलाल ने एक लगा रखी है। आपको तो हमारी जरा भी चिंता नहीं है। कब से कह रहे हैं खेत बेच दो तो मैं घर ले लूँगा। अब अपनी पत्नी को कब तक किराए के घर में रखूँगा? इतनी जायदाद रखी है, क्या छाती पर लेकर जाओगे? वैसे भी इकलौती संतान हूँ। अभी दे दो, बाद में भी तो सब कुछ मेरा ही होगा। ठीक है, खेत बेचकर सारा पैसा तुझे दे दूँगा, पर फिर तेरी माँ और मैं क्या खाएंगे? हम दोनों का खर्चा तो खेत से ही चलता है। तू हमें साथ में रख लेगा तो मैं खेत बेच दूँगा।
बाबूजी, मैं आपको अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? मैं और काव्या तो ऑफिस जाते हैं, फिर आपका मन तो गांव में लगता है, आप यहाँ नहीं रह पाओगे। फिर हमारी अपनी ज़िंदगी भी तो है। आप और माँ यहाँ रहोगे तो काव्या को परेशानी होगी। ठीक है, तो फिर हम गांव में रह लेंगे। तू हमें खर्चे के 20,000 रुपये महीने भेज दिया करना। सरवन जी ने कहा, क्या बाबूजी, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं आपसे खेत बेचने को क्यों कहता? अब 20,000 रुपये महीने आपको भेज दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? आप सब बेचकर शहर आ जाइए, यहाँ काफ़ी वृद्धाश्रम है, मैं आप दोनों को वहाँ रखवा दूंगा। समय पर खाना मिलेगा, ढेर सारे अपने ही उम्र के लोग होंगे। ये सुनकर सरवन जी का खून खौल जाता है। वाह बेटा, हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं। आज तूने बड़े अच्छे से अपना फर्ज निभाया है। पत्नी की फिक्र है कि उसे किराए के घर में कैसे रखूंगा, पर माता पिता को अनजान वृद्धाश्रम में छोड़ते हुए तुझे शर्म ना आएगी? संस्कार तो हमने अच्छे ही दिए, पर तुझे शहर की हवा लग गई है। बस मैं और मेरी पत्नी यही तेरा परिवार है। कल को तेरे बच्चे भी होंगे, वो भी तेरे साथ यही करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? माता पिता को बेघर करके तू अपना घर बसाएगा। और कान खोलकर सुन, मैं खेत किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ये खेत मेरी आजीविका रही है और हम दोनों का बुढ़ापे में यही सहारा है। तुझे तो ये भी याद नहीं है कि तूने हमें रहने को बुलाया था। हम तो तुझे मिलने को बेहद उत्साहित थे। हम तो यहाँ तेरे शहर में स्टेशन पर खड़े हैं। तेरी माँ तेरे आने का इंतजार कर रही है। सरवन जी भराए गले से बोले, मैंने तो आपको रहने को नहीं बुलाया, वैसे भी कभी ऐसे ही बोल दिया होगा। एक संडे ही तो मिलता है आराम करने के लिए। बाबूजी, कोई भी आपको बोल दे कि हमारे घर रहने को आइए तो आप क्या उठकर चल देंगे? जाने अनजाने मेरे मुंह से निकल गया होगा। ये सुनकर सरवन जी के पैरों तले जमीन सरक गई। थोड़ी देर के लिए वो सन्न रह गए। सावित्री जी ने फोन हाथ में लिया तो गौरव बोल रहा था, बाबूजी, बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे कैसे मेरे यहाँ आ सकते हैं? मेरे और काव्या के अपने कुछ प्लान हैं। फिर आपने बताया भी नहीं और आ गए। कम से कम एक बार फ़ोन करके बताना तो चाहिए। ये शहर है, आप किसानों का गांव नहीं। गौरव, तू चुप कर। तू मेरे पति का इस तरह से अपमान नहीं कर सकता है। हम किसान हैं और खेती करके ही तुझे पाला है, पढ़ाया लिखाया। अपने बेटे के घर आने के लिए भी बताना पड़ता है। ये तेरी शहर की संस्कृति होगी। हमारे गांव में तो आज भी अनजान मेहमान भगवान के समान होते हैं। फिर हम तो तेरे माता पिता हैं। तभी फ़ोन सरवन जी ने वापस ले लिया। अब तू सुन, तुझे खेत और घर में से एक फूटी कौड़ी तक ना मिलेगी। तू अपनी पत्नी को कैसे रखेगा, ये तेरा मसला है। मैं आने से पहले ही सारे कागजात तैयार करके लाया था। ये घर और खेत हम दोनों के नाम रहेंगे, और जब हम दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये घर और खेत बेचकर जो धनराशि मिलेगी वो गांव के अनाथालय में चली जाएगी। ईश्वर ने इतनी प्रार्थनाओं के बाद तुझे दिया था। काश वो ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता तो हमें तेरे जैसा नालायक बेटा तो नहीं होता। हम वापस गांव जा रहे हैं। ये तो तेरी माँ की जिद थी, इसलिए तुझसे मिलाने को चला आया, पर बहुत बड़ी गलती की। काश सावित्री जी ये सब नहीं देखती, एक भरम में जी लेती। हम तो बेटे का घर अपना घर समझकर रहने आए थे। सरवन जी और सावित्री जी ने सामान उठाया और स्टेशन से ही वापस गांव की ओर चल दिए। हम तो तुझसे मिलने आए थे, तेरे साथ रहने आए थे, पर तुझे तो सिर्फ खेत के पैसे लेने हैं। अपने माँ बाबूजी का प्यार और आशीर्वाद नहीं चाहिए। आज से तू हमारे लिए मर गया है और हम तेरे लिए मर चुके हैं। कभी गांव आकर शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पाठकों, माता पिता बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, पर वही बच्चे बड़े होकर उनकी भावनाओं और प्यार को समझ नहीं पाते, शहर चले जाते हैं। गांव की संस्कृति माता पिता के त्याग और प्यार को भुला देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं,
और इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।